अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि रैपिड रिवीजन में मैं 3 चैप्टर आपको कंप्लीट कर चुका हूँ और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं आप सभी बच्चों से ये ज़रूर बोलूँगा कि ये सारे वीडियो अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि अगर ये 14 चैप्टर के अगर वीडियो आपने स्टडी कर लिए लिमिटेड क्वेश्चन थे तो आप 10/10 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो इसी को देखते हुए 4th चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर का जिस तरीके से नाम है उसी को देखते हुए इसमें कंडीशन, इसमें फॉर्मूले, इसमें प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन। तो मैंने आपको 3rd चैप्टर पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ाया था। तो लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन एक ही बात है, वही चैप्टर में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री बने। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लिख के दिखाऊँ आपको, तो एग्जाम्पल को इस तरीके से होगा कि 3x + 5 = कुछ भी लिख सकते हैं आप 2। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और इस x की हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, ऑफ टू वेरिएबल। तो अब यहां पर 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन आपको लेना पड़ेगा। तो 2 वेरिएबल, अभी तो 1 वेरिएबल का है। 2 वेरिएबल का क्या बन सकता है, 3x + 5y = 2। आप देख सकते हैं इसमें 2 वेरिएबल आ चुके हैं, एक x है और दूसरा y है, और दोनों की डिग्री 1 है, x की भी डिग्री 1 है एंड y की भी डिग्री 1 है। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। बट अभी एक चीज और देखो, आप यहां पर क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब अब जो भी इक्वेशन इस चैप्टर में मिलेंगी आपको वो पेयर में मिलेंगी, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन होगी इन 2 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट आपकी ये इक्वेशन होगी। तो सेकंड इक्वेशन हम कुछ भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 7x - 9y = 3। दिस इज द सेकंड लीनियर इक्वेशन। तो देखिए पेयर बन गया आपके इक्वेशन के, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है और पेयर में है, 1 और 2, 2 आपकी इक्वेशंस है। तो याद रखिए, कभी भी आपको अगर लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से 2 वेरिएबल्स के आपके क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का एक जनरल इक्वेशन होती है, वो मैं आपको यहाँ पर लिखाना चाहता हूँ। तो आपकी जो जनरल इक्वेशन है ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो वो इक्वेशन होती है आपकी ax + by + c = 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन। इट्स द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास आए तो उस इक्वेशन में ये वाला फॉर्म होगा, उसी को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जनरल इक्वेशन है ये आपकी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो देखो x वेरिएबल भी आया है और y वेरिएबल भी आया है। तो x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर स्मॉल है, y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, स्मॉल भी है, और c क्या है, c इज द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर वेयर a b एंड c आर क्या है, ये कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट आते हैं। क्लियर? तो ax + by + c = 0 को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको इन चीजों को सॉल्व करना है। लेकिन अब एक चीज और है, इसी लीनियर इक्वेशन से आपके पेयर बनाने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। तो 2 इक्वेशन आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत आसान है। फर्स्ट इक्वेशन को आप a1 b1 c1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन जो है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम a2 b2 c2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां पर a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन के आपके कांस्टेंट टर्म होंगे एंड a2 b2 c2 सेकंड इक्वेशंस के आपके कांस्टेंट टर्म होंगे। तो ये चीज आपको समझ आया होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए जो फॉर्म है वो फॉर्म ax by और c ये पूरे के पूरे टर्म LHS की साइड है और इक्वल की साइड 0 है। तो आपके पास अगर कोई इक्वेशन आती है तो उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप एग्जांपल इन्हीं दो इक्वेशन से ले सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म RHS की साइड है 3x प्लस 5y इक्वल टू 2। यहाँ पर देखो 7x माइनस 9y इक्वल टू 3। तो इन दोनों कांस्टेंट टर्म को हम कहाँ लेके आएंगे? LHS की साइड। तो इसको अगर हम लिखना चाहें सही तरीके से तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ कैसे लिखेंगे इस इक्वेशंस के फॉर्म में। तो 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस का 2 है, जब इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? 7x माइनस 9y, ये 3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो दो इक्वेशन हैं ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन इक्वेशंस को कंपेयर करें, मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसे सेकंड। अब ये फर्स्ट इक्वेशन को इस इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बताइए a की वैल्यू क्या आएगी? a1 की वैल्यू, सॉरी इसको इससे कंपेयर करो, फर्स्ट इक्वेशन को इस फर्स्ट इक्वेशन से। तो a1 x का कोफिशिएंट है, यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है, तो a1 क्या आ जाएगा? a1 यहां पर 3 होगा। यहां पर b1 क्या होगा? y का कोफिशिएंट है, या y का कोफिशिएंट 5 है, तो b1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 5 होगी। यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म c1 है, तो यहाँ पर c1 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है -2, तो c1 इक्वल टू क्या होगा? -2। याद रखिए कभी भी कांस्टेंट टर्म आप निकालते हैं तो कांस्टेंट टर्म में बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि अगर वो कंपेयर करते हैं तो 3x लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। x एक वेरिएबल पार्ट है, x नहीं लिखेंगे। a1 b1 c1 ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो ओनली कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे 3 5। और ये देखो माइनस है तो माइनस का ही लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं? ओनली 2, माइनस हटा देते हैं, ये भी मिस्टेक है। तो कंपेयर सही से कीजिए, अगर माइनस की वैल्यू है तो आपको यहाँ माइनस में ही लिखना है c1 की वैल्यू। ऐसे ही ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? ये वाली इक्वेशन से, जो सेकंड इक्वेशन है a2 b2 c2 वाली। तो अब अगर हम a2 पूछे आपसे तो a2 की वैल्यू क्या होगी? तो a2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 7 है, तो a2 इक्वल टू क्या होगा? 7 होगा। b2 y का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन का, तो y का कोफिशिएंट देखो क्या है? -9 है। अब आप क्या गलती कर सकते हैं? 9 लिख सकते हैं, जो गलत है। माइनस की वैल्यू है 9 में, तो इसीलिए b2 की वैल्यू यहाँ पर -9 और y नहीं लिखेंगे, y का कोफिशिएंट लिखेंगे, याद रखिए, ठीक। और लास्ट में c2 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? c2 को कंपेयर करने पे आपको वैल्यू दिख रही है -3। ये मैंने क्यों करके दिखाया आपको? एक्चुअली जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, हो सकता है आपके इस टाइप की इक्वेशन आए और आपको कंपेयरिंग करना पड़े। तो कंपेयर कब करेंगे? जब कांस्टेंट टर्म को भी इधर लेके आ जाएंगे और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही कंपेयर कर सकते हो। डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना है, सही तरीका यही है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल चैप्टर का नाम है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट, इस तरीके की इक्वेशंस आपके सामने आने वाली है। क्लियर? अच्छा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसमें, वो पार्ट है जिसको हम बोलेंगे ग्राफिकली कंडीशन। ग्राफिकली कंडीशन में हम क्या पढ़ाने वाले हैं समझिए। जैसे कि जब मैंने आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाया था तो उस थर्ड चैप्टर में पॉलिनोमियल में मैं एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं कि लीनियर पॉलिनोमियल का कभी भी
अगर ग्राफ बनता है या लीनियर इक्वेशन अगर कोई है, अगर उसका अगर हम ग्राफ बनाएं कर्सर प्लेन पे, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दो इक्वेशंस है पेयर में, तो आपकी दो स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ में। यस, तो जो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ में, तो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, वो आज हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर दो लाइंस अगर हम ग्राफ में बनाएं तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है। यस और नो, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है। इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये दोनों लाइंस क्या कर सकती हैं? इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है। सेकंड पोजीशन क्या बनेगी आपकी? ये दोनों लाइन हो सकता है कि आपस में बिल्कुल टच करते हुए जाए, इस तरीके से। मतलब ये दोनों लाइन इस तरीके से बिल्कुल टच करते हुए जा सकती है। कैसे? एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन इसी साइड की तरफ, एक लाइन ये जा रही है, तो ये टच करते हुए जा रही है, बहुत सारे पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सिडेंट लाइंस। अगर दो लाइन आपस में टच करते हुए जाए तो वो कौन सी कंडीशन होगी? कॉन्सिडेंट लाइंस कहलाएगी। ठीक है। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि वो लाइन आपस में टच ही ना करें, मतलब पैरेलल लाइन बनाए। मतलब आपस में टच नहीं करे तो पैरेलल लाइन बनेगी। किस तरीके से? इस तरीके से। ये देखो, आपस में पैरेलल हो वो लाइन, आपस में लाइन वो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो तीसरी कंडीशन आपकी पैरेलल लाइन होगी। क्या होगी? पैरेलल लाइंस। इसके अलावा फोर्थ कंडीशन नहीं होती इसमें। थ्री कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे। सेकंड कंडीशन आपस में टच करते हुए जाएंगी। ठीक है ना, दिस इज द कॉन्सिडेंट लाइंस। या फिर वो आपस में टच नहीं करेंगे, वो हमेशा पैरेलल होगी, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो होगी पैरेलल लाइन। जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, आपस में चलते रहते हैं लेकिन कभी टच नहीं करती है, दिस इज द पैरेलल। तो पैरेलल लाइन हो गया। तीन कंडीशन। ये तीन कंडीशन को समझाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इन तीन कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपके ग्राफ में भी आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो ये तीन कंडीशन है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सारी कंडीशंस के दूसरे और तीसरे नाम भी हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कभी भी अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी तो ध्यान रखना एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है वो x और y टू वेरिएबल्स में है, तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू आ सकती है और y की भी वैल्यू आ सकती है। एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, कोई एक ना एक वैल्यू एक यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा, ये कंडीशन, इसीलिए इसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन देख पा रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे टच करते हुए जा रही है, आपस में बिल्कुल टच करते हुए जा रही है, बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रही है। तो बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रही है तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइटली, बहुत सारे सॉल्यूशन बनाएगी, एक सॉल्यूशन नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है ना। ये जो थर्ड कंडीशन है, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, आपस में मिल ही नहीं रही है, दिस इज द पैरेलल लाइन। और जब आपस में वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, तो इसको हम नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीन कंडीशन समझ में आई होंगी। इन तीनों कंडीशंस में इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइंस को हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पर टच करते हुए जा रही है, और इसको पैरेलल लाइन को हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आया होगा, लेकिन अभी इसमें और भी बातें हैं जो मैं आपसे ओके, मेरे को इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चार्ट आपको सिखाना था। ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है
इस चार्ट से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और इसी के ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, जो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशंस के साथ क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं? अलजेब्रिक कंडीशन में अगर आप रेशियो निकालते हैं, अब ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ये जो कंडीशन है, ये a1 बाई a2 क्या है? ये a1 और a2 आपके रेशियो है, किसके? कांस्टेंट आपके। तो a1 a2 कहाँ से निकालते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया है। तो हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इनके रेशियो देखेंगे। जब रेशियो निकालेंगे, रेशियो को वैल्यू पुट करेंगे, दो इक्वेशन आपको गिवन होगी, हम a1 बाई a2 और b1 बाई b2 निकाल के चेक करेंगे क्या वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और अगर ये इन दोनों के रेशियो इक्वल होंगे तो देखो नीचे आ जाइए आप सबसे, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल हुए तो आपका पैरेलल लाइंस होगा। और अगर कंडीशन में तीनों ही इक्वल हो गए, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई b2, तो वो कॉन्स्टेंट लाइंस होगी। ये तीन कंडीशन अलजेब्रिक कंडीशन से मिल रही है। मतलब अगर अलजेब्रिक कंडीशन ये है तो आप ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में आप क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्सिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस की कंडीशन लिख सकते हैं। लेकिन आपको वो इन इक्वेशंस को पेयर करके आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा। तो तीन कंडीशन है यहाँ पर अलजेब्रिक, कि आप रेशियो जब निकालोगे a1 बाई a2 b1 बाई b2, या तो वो इक्वल नहीं आएगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, अगर इक्वल आया तो पैरेलल होगा, और थर्ड कंडीशन में तीनों ही इक्वल आ गए तो कॉन्सिडेंट लाइन होगा। और इनके जो अलग अलग नाम है वो भी मैंने यहाँ लिखे हैं। देखो कभी कभी इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन भी पूछ लेते हैं, तो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस को यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है, जो अभी मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इसी को ये कॉन्सिडेंट लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये पैरेलल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। ये दोनों चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये थर्ड चीज है, ये कॉन्सिस्टेंसी, इसके बारे में समझिए। कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, ये दो चीजें आएंगी आपकी। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कॉन्सिस्टेंट, ये दोनों कॉन्सिस्टेंट है, और ये लास्ट वाला इनकॉन्सिस्टेंट है। ये होता क्या है, कॉन्सिस्टेंट उस कंडीशन में होगा जब लाइंस कम से कम एक पॉइंट पे तो टच करें। तो आप मुझे बताइए लाइन किन किन पॉइंट पे टच कर रही है। एक तो इंटरसेक्टिंग पे लाइन इस तरीके से टच करती है, यस और नो, और दूसरा कॉन्सिडेंट में लाइन आपस में टच करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स पे टच करते हुए जाती है। तो इन दो कंडीशन में ये लाइंस आपस में टच कर रही है, तो वो दोनों कंडीशन कंसिस्टेंट होगा। और जो पैरेलल लाइन में क्या होता है, ये लाइंस आपस में टच नहीं कर रही, जुदा है, सोशल डिस्टेंसिंग में आपस में नहीं मिल रही है, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा आपका। तो मैंने यहाँ पर कंसिस्टेंसी में देखो, ये जो इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन है इसे इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, और कंसिस्टेंट में आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, एक यूनिक सॉल्यूशन बना रही है। ये जो है आपका कॉन्सिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं, और ये भी कंसिस्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत सारे पॉइंट्स पे टच करते हुए जा रही है। और ये पैरेलल लाइन को नो सॉल्यूशन बोलेंगे, ये अनकंसिस्टेंट होगा क्योंकि ये लाइन आपस में टच नहीं कर रही। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में आपको समझ में आ रहा। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अपने जहां पर भी आपका बेडरूम है वहां पर आप एक चार्ट में बना करके इसको लिखिए और एवरीडे पढ़िए। देखो फॉर्मूले अगर आपको याद हुए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मैथ आसान है। अगर फॉर्मूले याद नहीं कर पाए आप, कॉन्सेप्ट आप भूल जा रहे हो, क्योंकि आज मैंने बताया, आज आपको याद है, कल आप भूल जाएंगे। अब इसको आपको हमेशा याद रखना है, तो एक चार्ट बनाइए, हर एक चैप्टर के जो फॉर्मूले मैंने आपको वीडियो में दिखाए वो सारे फॉर्मूले लिखिए, और एवरीडे आपको मॉर्निंग में उस चार्ट को पढ़ना है। बस जब भी आप बिस्तर से उठे सो के, तो चार्ट की तरफ एक नजर मारना है, क्योंकि याद तो है, बस केवल आपको रिवाइज करना है। अगर आप 21 डेज तक ऐसे ही रिवाइज करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कभी भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप तुरंत बता देंगे कि हाँ इसमें ये वाली कंडीशन लगने वाली है। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4th चैप्टर के
इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं वो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है कि इफ x इक्वल टू स्मॉल ए एंड y इक्वल टू स्मॉल b इज सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। मतलब a और b जो यहाँ पर है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इन ये जो दो इक्वेशन है इन दो इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूं, दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। एलिमिनेशन मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन जो थी इसको कॉपी कर लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 को भी कॉपी किया, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, ये दूसरी इक्वेशन हो। अब जब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, एलिमिनेशन मेथड पे हमें ये काम करना होता है कि अगर दो इक्वेशन है और वो दोनों इक्वेशन 2 वेरिएबल की है, मतलब x वेरिएबल भी है और y वेरिएबल भी है, तो हमें करना क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को देखना होता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इक्वल है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x भी इक्वल है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और y भी इक्वल है, तो y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है। अगर इक्वल नहीं हो तो आपको इक्वल बनाने पड़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके। आगे अभी बहुत से क्वेश्चन अभी और आने वाले हैं जिसमें आपको वो क्लियर होगा। तो यहाँ पर सेम वेरिएबल को देखना है और वो वेरिएबल ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस करते हैं तो उसमें एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, उसे हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पर y और y एक माइनस का है यहाँ पर इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में y पॉजिटिव है, तो ऐड करने पे ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ऑन ऐड। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो डायरेक्टली y माइनस का है प्लस का y है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। प्लस का y और माइनस का y क्या बन जाता है, जीरो। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। अब ये कैंसिल किया तो एलिमिनेशन हो गया, किसका, y वेरिएबल का एलिमिनेशन हो चुका है। तो अब क्या बचा आपके पास, x। तो x प्लस x इन दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू, हमने भी इक्वल टू लगाया, 4 प्लस 2 क्या बना, 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2। 2 इंटू में है, डिवाइड में पहुंच जाएगा। 2 का डिवाइड 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई। यहाँ पर क्या हुआ, y एलिमिनेशन हो गया और x की वैल्यू आपकी आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब y की वैल्यू निकालना है तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी कर सकते हैं, मैं 1 में कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पर कॉपी किया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, मतलब x को हटाएंगे, 3 को यहाँ पर सेट करेंगे। तो x की जगह पर हमने अगले स्टेप में क्या लिखा, 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। माइनस वाई एज इट इज, ये 3 को हम ट्रांसफर करेंगे उस साइड, तो 2 माइनस 3। अब 2 माइनस 3 को -1 लिखेंगे क्योंकि 3 बड़ा नंबर है और वो माइनस का है, तो माइनस वाई इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1। तो कभी भी इस टाइप के इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर दो वेरिएबल होता है, उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। यहाँ पर आपकी x की और y की वैल्यू आई है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखिए आपको वैल्यू निकालनी है स्मॉल a एंड स्मॉल b की, x y की नहीं निकालनी। तो देखो यहाँ कंडीशन गिवन है, आपको क्या गिवन है कि x इक्वल टू a है, तो x की जगह पर हम 3 रख सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और y इक्वल टू b है, चेक कीजिए आप, तो b की जगह, y की जगह हम 1 रख सकते हैं, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1। मतलब जो x की वैल्यू होगी वही a की वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू होगी वही b की वैल्यू होगी। तो a और b की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई, यही आपका आंसर है। क्लियर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए आप। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t, स्मॉल t, मतलब t की वैल्यू आपको निकालनी है। वो बोल रहे t की क्या वैल्यू हो सकती है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। देखो नो सॉल्यूशन वर्ड आया है, मैंने आपको अभी चार्ट में नो सॉल्यूशन पढ़ाया, पैरेलल लाइन को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और यहाँ दो इक्वेशन है, 2x माइनस टी वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 11।
तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। देखो मैंने इक्वेशन यहाँ पर इक्वल टू 5 था, यहाँ पर इक्वल टू 11 था, तो इक्वेशन को मैंने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मैंने क्या किया, 5 को LHS की साइड लेके आया, तो क्या बना इक्वेशन 2x माइनस टी बाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। ये सेकंड इक्वेशन में भी हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3x प्लस 2y एज इट इज। 11 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 11 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन में कंडीशन क्या है वो पढ़वाओ, हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं बने रहे तो पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन की अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल c1 by c2। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 की वैल्यू कंपेयर करेंगे और सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2 की वैल्यू कंपेयर। देखो मैंने यहाँ पर कंपेयर करके लिखा है। तो a1 इक्वल टू, आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में a1 की वैल्यू 2 होगी, b1 यहाँ पर y के साथ जो कांस्टेंट हमें वो है माइनस टी, तो माइनस टी लिखेंगे। c1 यहाँ पर क्या है -5। ये देखो सेकंड इक्वेशन में a2 आ जाएगा, तो a2 क्या है यहाँ पर 3, b2 क्या है यहाँ पर 2 और c2 क्या है यहाँ पर -11। अब हम इन वैल्यू को जो हमने कंपेयर करके निकाला है, इसमें ये जो कंडीशन है आपकी हैज नो सॉल्यूशन, इस कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो a1 by a2 मतलब 2 by 3 इक्वल टू b1 by b2 माइनस 2 by t by 2 एंड इज नॉट इक्वल c1 by c2, c1 क्या है -5 अपॉन -11। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो आप, 4 वाट वैल्यू ऑफ t, आपको केवल t की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर और कुछ नहीं करना। तो देखो t की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता होगा यहाँ पर कंडीशन को देख के आप देखिए, ये वाला पार्ट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट से आपकी t की वैल्यू निकल सकती है। हमें थर्ड पार्ट की जरूरत ही नहीं है। कहाँ से निकल रही है t की वैल्यू, यहाँ से निकल जाएगी। तो हमने इसी पार्ट को कॉपी किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो माइनस टी का 3 में मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, -3t और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/3। यही आपका आंसर है, आपको t की वैल्यू निकालनी थी, t की वैल्यू यहाँ पर आ गई -4/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नंबर चेंज हो सकता है, t की जगह x की वैल्यू पूछी जा सकती है, इक्वेशन चेंज हो सकती है, k की वैल्यू पूछी जा सकती है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का जरूर बन के आता है। हो सकता है यहाँ पर नो सॉल्यूशन की जगह आपके पास यूनिक सॉल्यूशन लिखा हो सकता है यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन की जगह आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिखा हो। तो कंडीशन को देखकर आपको कंडीशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा है, वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। आपको ये चेक करना है कि जो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, क्या ये पैरेलल है कि नहीं, जस्टिफाई कीजिए। तो हमने दोनों इक्वेशन को देखो आप क्वेश्चन में, दोनों इक्वेशन ऑलरेडी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखी है। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हमने कॉपी किया है यहाँ पर सॉल्यूशन में। 6x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 को कंपेयर करके वैल्यू निकाली और सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2 की वैल्यू कंपेयर करके निकाली। तो देखो a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू y के साथ क्या है -4, c1 इक्वल टू 10, a2 सेकंड इक्वेशन में देखो a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू क्या होगा -2, ध्यान रखना माइनस जरूर लिखना है आपको, c2 इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। अब हमारे पास रेशियो निकालने पड़ेंगे। आपको अगर चेक करना है कि ये पैरेलल है या इंटरसेक्ट है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, तो हमें रेशियो निकालने पड़ते हैं। तो क्या होते हैं रेशियो, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। तो इनके रेशियो जब हमने निकाले तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, a1 by a2 मतलब 6/3, b1 by b2 -4/-2 इक्वल टू c1 by c2 10/6। तो आपको अब सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 3 से 6 2 बार डिवाइड होता है, तो 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 का डिवाइड अगर आप 4 में करेंगे तो 2 आएगा और ये दोनों नंबर 10 और 6 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो आपको जब भी रेशियो निकालें और वैल्यू पुट करें तो आप सिंप्लीफाई जरूर कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद ऑब्जर्वेशन कीजिए कि क्या कंडीशन बन रही है। तो देखो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो अब ये जो चीज थी मैंने यहाँ पर लिख ली, 2 इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल 5.3। आपको दिख रहा है ये पहला वाला रेशियो तो इक्वल आ रहा है, लेकिन थर्ड रेशियो नॉट इक्वल आ रहा है। ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है पैरेलल लाइन को। तो इसका मतलब करेक्ट है कि ये पैरेलल लाइन है। आपको चेक करना था और आपने जस्टिफाई भी कर दिया पूरा कैलकुलेशन करके कि यस दीज इक्वेशन आर
पैरेलल। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन के आते हैं। ओके, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करना है। इक्वेशन यहाँ पर गिवन है 2x + 3y = 8 एंड x + 2y = 5 बाई एलिमिनेशन मेथड। देखो यही बात आ गई जो अभी मैंने आपको बताया था कि इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। इसका मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है, x और y। तो एलिमिनेशन मेथड से x की और y की एक वैल्यू निकालनी है आपको, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर लेंगे सॉल्यूशन में। तो पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 8, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या है, x + 2y = 5, इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन में क्या करना पड़ता है। इसका मेथड ये है कि किसी भी एक वेरिएबल को ऑब्जर्व करो इक्वल है क्या। तो देखिए आप, x भी इक्वल नहीं है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, अनइक्वल है। यहाँ पर देखिए 3y 2y ये भी अनइक्वल है। तो अब अगर ये अनइक्वल है तो आपको इक्वल बनाना है। सबसे पहला काम इक्वल बन जाएगा तो एलिमिनेशन हो सकता है कोई भी एक वेरिएबल। तो देखो क्या इक्वल हो सकता है। अब आसान तरीका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो यहाँ 2x है, यहाँ 3y है, यहाँ देखो सेकंड इक्वेशन में x अकेला है। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, पूरी इक्वेशन में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x बन जाएगा। और 2x बनने पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का x वेरिएबल इक्वल हो सकता है। y वेरिएबल को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें 3 में, और 2 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, क्योंकि 2 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा, यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। तो आपको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आसान क्या लग रहा है आपको कि किसी भी एक इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करने पे x एलिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि x दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यही काम करने वाले हैं। लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, किसमें, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर इस तरीके से ब्रैकेट लगा लिया करो और बाहर 2 लिख लो। इससे मालूम चल जाएगा कि पूरी इक्वेशन में यहां से लेके यहां तक फुल इक्वेशन जो है उस इक्वेशन में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट में कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे हम। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, क्या है 2x + 3y = 8। सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना है। तो 2 का x में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 2x + 2 का 2y में मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4y = 2 5 जा 10। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। अब देखो यहां पर भी 2x, यहां पर भी 2x, ये वेरिएबल इक्वल हो गया। अब इसको आपको एलिमिनेशन करना है। तो आपको पता होना चाहिए एक प्लस और दूसरा माइनस का होगा तभी एलिमिनेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्ट, SUB लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो देखो ये प्लस का 2x है तो ये हो जाएगा माइनस का, अगर ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, और ये भी प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। इस तरीके से आपको साइन चेंज करना है, ठीक है। अब आप देखिए ये 2x प्लस का है, ये 2x हो गया माइनस का, तो ये एलिमिनेशन हो गया, मतलब 2x - 2x 0 हो जाएगा। तो इसको हमने कट कर दिया। अब आपके पास y बचा है तो y की वैल्यू निकलेगी अब यहाँ से, ठीक है ना। वहां पर x की वैल्यू निकली थी क्योंकि y एलिमिनेशन हुआ था, अब यहाँ पर x एलिमिनेशन हुआ है तो y की वैल्यू निकलेगी। तो देखो ऑब्जर्व करो, ये प्लस का 3y है और अब ये प्लस का नहीं है, अब ये माइनस का हो गया 4y। तो 3y - 4y, क्या बोला मैंने, 3y - 4y, तो सब्ट्रैक्ट होगा। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा 1 बचेगा, यस बोलो। तो अब हम क्या करेंगे, 1 तो नहीं लिखेंगे, y लिख सकते हैं, बट साइन किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है और वो माइनस का है, तो -y ध्यान रखें इक्वल टू 8 - 10। तो इसका मतलब 8 में से 10 को माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 8 गया 2 बचा, बट साइन किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस है तो -2। तो y से माइनस कट हो जाएगा
तो एक्चुअल वैल्यू y की क्या आएगी 2 आएगी। y की वैल्यू तो आ गई आपकी। अब दूसरी वैल्यू x भी निकालनी है, दो वेरिएबल है ना, दोनों वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन, मैं इक्वेशन 1 में कर रहा हूं, तो इक्वेशन 1 को उठा के कॉपी करो। यहां पर क्या है इक्वेशन में, 2x + 3y = 8। अब यहां पर y की जगह पर आपको 2 लिखना है, y को हटाना है, y की प्लेस पे क्या लिखना है 2, सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो 2x + 3, y की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2, तो इस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट में 2, 3 × y 3 × 2 = 8। तो 2x + 3 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 = 8। 6 वाले नंबर को हम ट्रांसफर करेंगे RHS LHS की साइड, RHS की साइड, तो क्या बनेगा 2x = 8 - 6। 8 में से 6 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2x = 2, तो x = 2/2। 2 से ये 1 टाइम डिवाइड होगा तो x = क्या आ जाएगा 1। देखो आपको यही सॉल्यूशन निकालना था x और y की वैल्यू, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर x = 1 एंड y = 2। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से अगर एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, for what value of m in the following mx + 4y = 10 and 9x + 12y = 30 system of equation will have no solution। have no solution पे पैरेलल बनता है, ध्यान रखना। तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान रखिए। अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, वहां पर स्मॉल t की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे। क्या है इक्वेशन, mx + 4y = 10। देखो =10 है ना, तो 10 को इधर लेके आओ। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है उसमें जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है इक्वेशन को। तो mx + 4y - 10 = 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को भी सही तरीके से लिख लेंगे, 9x + 12y, ये 30 को इधर लेके आओ तो -30 = 0, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना पड़ेगा, हमको रेशियो निकालने पड़ेंगे, सॉरी रेशियो की वैल्यू बोले तो कांस्टेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे a1, तो बताओ a1 = क्या होगा यहाँ पर स्मॉल m। अच्छा b1 क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, c1 क्या होगा -10। आपको कंपेयर करना अब आने लगा है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1 है, तो जो वैल्यू है हमने यहाँ पर लिख ली। सेकंड इक्वेशन में a2 b2 c2 निकालेंगे, तो a2 क्या है यहाँ पर 9, b2 यहाँ पर क्या है 12 है, और c2 यहाँ पर क्या है -30। अब हम करेंगे क्या, रेशियो निकालेंगे, और रेशियो की कंडीशन देखो क्या है, हैव नो सॉल्यूशन। हम यहां लिखेंगे हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। इस कंडीशन में इन वैल्यू को पुट करेंगे, तो a1/a2 मतलब m/9 = b1/b2 4/12 इज नॉट इक्वल c1/c2, तो -10/-30। अब आप देख पा रहे हैं आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपकी इसी कंडीशन से काम चल जाएगा स्टार्टिंग की। तो क्या बनेगा m/9 = 4/12। बस ये कंडीशन हम यहां से यहां तक ले लेने वाले हैं, वहां की हमें जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो m का 12 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 12m = 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 9। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 को भी हम ट्रांसफर करेंगे इधर, तो ये डिवाइड में जाएगा 12। यस, अब देखो 4 से ये 12 3 टाइम कट होता है, 4 3 से 12, और 3 से 9 3 टाइम कट होता है, 3 3 से 9। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 आ गई। यही आपको निकालना था, यही आपका आंसर हो गया। m की वैल्यू आपने फाइंड करके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में ऑनली लिखा है सॉल्व। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब ही यही है कि इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको अभी एलिमिनेशन मेथड से सिखाया है। जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दो टाइप के मेथड होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड आपका चॉइस है, किस चॉइस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं।
लेकिन अगर लिखा है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, और अगर लिखा हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा दिया है, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं इस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। इसमें सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम यहां पर लिख लेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर 5x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक अलग मेथड है। क्या है? सब्स्टिट्यूशन में हम किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो फर्स्ट इक्वेशन को आप देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से y अकेला है, इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2x हो जाएगा। मतलब ये जो 2x वाला पार्ट है इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर? RHS की साइड, तो क्या बन जाएगा? 5 माइनस 2x। अब ये जो y इक्वल टू 5 माइनस 2x है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट किसमें करेंगे? इक्वेशन 2। आपने 1 इक्वेशन से, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे हमने y की वैल्यू निकाली, और ये जो इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे हम किसी एक इक्वेशन से, और हम क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर, अगली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 यहां पर कॉपी करो, 5x प्लस 3y इक्वल टू 11। क्या करने वाले हैं यहाँ पर? y की जगह पर ये वाला पार्ट लिखेंगे 5 माइनस 2x, तो y यहां पर है 3y, तो 3 इंटू 5 माइनस 2x, y को हटाएंगे उसकी जगह क्या लिखेंगे? y माइनस 2x, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5x एज इट इज रहेगा प्लस 3 इंटू, अब y की जगह पर हमें क्या लिखना है? 5 माइनस 2x, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 5 माइनस 2x, y को हटा दिया उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया? 5 माइनस 2x इक्वल टू 11 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x एज इट इज प्लस 3 ब्रैकेट स्टार्ट है, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट में, इससे ब्रैकेट हट जाएगा, तो 3 5 जा 15 माइनस 3 2 जा 6x इक्वल टू 11। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 5x है, ये माइनस का 6x है, तो 5x माइनस 6x सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 तो लिखते नहीं है, x लिख सकते हैं, लेकिन माइनस का x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 6 बड़ा नंबर है और वो नेगेटिव है, तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस x इक्वल टू 15 को हम उधर लेके जा सकते हैं, तो 11 ऑलरेडी है यहाँ पर, माइनस 15 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो ये प्लस का 15 है, जब RHS की साइड जाएगा तो माइनस का 15, तो माइनस x इक्वल टू 11 माइनस 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? यहाँ पर 4 आ गई, एक वैल्यू तो आपकी आ गई। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में कर रहा हूं, तो x इक्वल टू 4 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को कॉपी करो यहाँ पर, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x की जगह पर 4 रखना है, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 इंटू 4 लिखेंगे हम, x की जगह पर क्या लिखेंगे? 4 प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 5। देखो x की वैल्यू आ गई, अब यहां से y की वैल्यू निकलेगी, 2 इंटू 4 8 होता है, 8 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 8, ये 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा? 8 में से 5 माइनस करो 3, बट रिजल्ट आएगा नेगेटिव, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है और नेगेटिव नंबर है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 3। तो देयरफॉर आपका जो क्वेश्चन का जो आपका आंसर है x इक्वल टू 4 आया है एंड y इक्वल टू माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखा दिया यहाँ पर, वो एलिमिनेशन मेथड था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन में हमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल करके उसको एलिमिनेशन करना होता है, सब्स्टिट्यूशन में किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको किसी अदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
3x minus 5y equal to 7 and 6x minus 10y equal to 13 आर इनकॉन्सिस्टेंट। तो देखो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट भी पढ़ा चुका हूं मैं। इनकॉन्सिस्टेंट किस कंडीशन में होता है? जब पैरेलल लाइन होती है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन होता है, वहां पर इनकॉन्सिस्टेंट होता है। अब इसे जस्टिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम यहां पर लिखेंगे और कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म में लिखेंगे। मतलब जो 7 उधर है तो 7 को इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x minus 5y minus 7 इक्वल टू 0। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन को भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो 6x minus 10y 13 को इधर लेके आओ तो -13 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 निकालेंगे। तो a1 इक्वल टू यहाँ पर 3 है, b1 इक्वल टू यहाँ पर क्या है? -5, c1 इक्वल टू यहाँ पर क्या है? -7। सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2 निकालेंगे। तो a2 इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 6, b2 यहाँ पर क्या है? -10 और c2 यहाँ पर क्या है? -30। अब हमें पता है कि इनकॉन्सिस्टेंट अगर आपको फाइंड करना है, आपको जस्टिफाई करना है, हमें पता करना है क्या ये इनकॉन्सिस्टेंट है, तो उसके लिए रेशियो आपको मालूम होना चाहिए। रेशियो कंपेयर करेंगे। तो रेशियो क्या बनाएंगे? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इनमें हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। a1/a2 मतलब 3/6 इक्वल टू b1/b2 -5/-10 इक्वल टू -7/-13। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, माइनस से माइनस कैंसिल। ये प्राइम नंबर है, ये डिवाइड नहीं होंगे। तो क्या बचा आपका? अगले स्टेप में 1/2, 1/2 एंड 7/13। ऑब्जर्व कीजिए स्टार्टिंग का रेशियो इक्वल है, लास्ट का रेशियो इक्वल नहीं है, तो इसे नॉट इक्वल का निशान लगाओ और यहां पर भी कंडीशन में नॉट इक्वल लगाओ। अब ये जो कंडीशन बन रही है आपकी, ये कौन सी कंडीशन है? इनकॉन्सिस्टेंट, पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, तीनों एक ही बात है। तो ये इनकॉन्सिस्टेंट है। तो हम लिखेंगे यस दीज इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट। ये आपका प्रूफ हो गया, आपने जस्टिफाई कर दिया और बता दिया कि हाँ ये इनकॉन्सिस्टेंट है। कंडीशन ये भी हो सकती थी इनकॉन्सिस्टेंट नहीं भी होता, लेकिन वो ऑब्जर्व किया इनकॉन्सिस्टेंट निकला तो हमने बोल दिया यस ये इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।